लाल सिंह जी, देखिए लगातार इंतजार हो रहा था और देखिए हर विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव है 7 सीटों पर आपका विजिट रहा है, जनता का रुख आपने देखा है और तमाम दिग्गजों ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है वो तस्वीरें भी आपने देखी है। ओवरऑल विश्लेषण की बात करेंगे, ये चुनाव कितने अहम है और कौन कौन सी सीट पर किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर है? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पहला ऐसा उपचुनाव मैं देख रहा हूँ, कम से कम मैंने जितने तमाम कवरेज किए हैं अब तक चुनावों के, ये पहला ऐसा उपचुनाव है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये फीलिंग दे रहा है मूल चुनाव की। आप देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया 2 बार लगातार सभी सीटों पर जनसभाएं करते हैं जी। इधर आप दूसरी पार्टी के देख लीजिए, तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरते हैं, जनसभाएं होती हैं, रोड शो होते हैं। और आप ये देखो, पूरा जो आपने भी देखा होगा, लगातार आप कवरेज पर हैं, आप हमसे लगातार बात कर रहे हैं, माहौल देख रहे हैं वहाँ का, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये चुनाव जैसे मानो कि एक मिनी चुनाव हो। हालांकि देखो, इस चुनाव के परिणाम से मनीषा कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना बीजेपी पर, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा आप देखिए। इस पूरे चुनाव का एक जरा तस्वीर देखिए। ये कहने को 7 सीटें, लेकिन 7 सीटों पर जो बीजेपी और कांग्रेस के इतर जो पार्टियां राजस्थान में अपना वजूद रखती हैं, उन पार्टियों का वजूद आज दांव पर लगा हुआ है। आप आरएलपी की बात कर लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों में आरएलपी और बाप 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर आरएलपी लूज करती है मान लो खीमसर सीट को, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का भविष्य क्या होगा। आप झुंझुनू सीट पर आ जाइए, ओला परिवार, जिसके पूरे परिवार ने अब तक के चुनावों में 26 बार उनका प्रत्याशी मैदान में रहा है, चाहे वो सांसद का रहा हो, चाहे वो एमएलए का रहा हो, चाहे वो जिला प्रमुख का रहा हो, यानी कि उस परिवार से 26 बार चुनाव लड़ा गया है। ओला परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो इसलिए झुंझुनू का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। अब आप आ जाइए रामगढ़ के चुनाव पर। रामगढ़ चुनाव में जहाँ जुबेर खान का परिवार लगातार लंबे समय से विरासत को संभाले हुए, उनका बेटा आर्यन खान वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो पूरी तरह से उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अब आप आ जाइए सबसे जो हॉट सीट बनी हुई इन दिनों में, दौसा सीट। दौसा सीट की बात यह कि किरोड़लाल मीणा से जोड़कर इस सीट को देखा जा रहा है। आपने कहा कि किन की प्रतिष्ठा दांव पर है। मनीषा, एक बात और बताऊं मैं, इस चुनाव में आप देखो, ये चुनाव पार्टियों के बीच कम रह गया है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी बाप या बीजेपी आरएलपी के बीच कम, ये व्यक्तियों के बीच अधिक चुनाव नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं या तो बड़े नेताओं के बीच एक वर्चस्व की जंग दिखाई दे रही है आपको, या बिल्कुल। लाल सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें उपचुनाव को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने डाला वोट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कीपसर विधानसभा उपचुनाव में डांगा साहब ने भी अपना मत का प्रयोग कर लिया। पालड़ी व्यासा मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला और कहा बीजेपी नहीं, इस बार 36 कौम लड़ रही चुनाव, 36 कौम चुनाव लड़ रही है, ऐसा संदेश दिया है। तो जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण को साधने को लेकर जो फोकस है वो रेवंत राम डांगा का लगातार नजर आ रहा है। और इसी बीच रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर। रामगढ़ के बूथ नंबर 88 पर शुरुआत में ही मशीन में गड़बड़ी, तो अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेकर मशीन ठीक भी कराई। लेकिन आप देखिए, ये दूसरी इस तरह की खबर आ रही है जहां पर मशीन में खराबी, ईवीएम मशीन में खराबी की खबर आई है। एक खबर 84 से थी इस तरह की, अब रामगढ़ के बूथ नंबर 88 पर मशीन में गड़बड़ी की खबर आई, लेकिन दुरुस्त कर लिया गया है। बिल्कुल नंदिनी, दर्शकों से जानकारी साझा करेंगे, लगातार महा कवरेज दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन शाम तक लगातार कवरेज आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद भी लगातार महा कवरेज सच बेधड़क की जारी रहेगी। आप देखते रहिए सच बेधड़क। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। देव, क्या तस्वीरें वहां से हैं, क्योंकि देखिए मतदान की प्रक्रिया तो अब शुरू हो गई है और शाम तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, कैसे इंतजामात हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, मतदान की प्रक्रिया अब 7 बजे है और अभी से शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि लोगों का आना भी शुरू हो गया है। देव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, फिर से लौटूंगी आपके पास। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में 2,97,977 मतदाता और कुल लगभग 1,51,547 पुरुष मतदाता है और 1,46,000 महिला मतदाता।
296 मुख्य और 6 सहायक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1500 कार्मिक लगे हैं निर्वाचन प्रक्रिया में। बिल्कुल नंदिनी, लगातार सहयोगी देव हमारे साथ बने हुए हैं। देव, अब जानकारी दीजिए कैसे इंतजामात हैं, और देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार की धुआंधार कोशिशें हुई, धुआंधार बयानबाजी, तमाम तरीके की चीजें हुई, आज क्या देखने को मिल रहा है, जनता में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए जनता में बहुत उत्साह मतदान को लेकर है। मतदान के चलते ही आज जो रामगढ़ विधानसभा के कस्बे हैं उनमें घोषणा व्यापार संघ के द्वारा की गई है कि जब तक मतदान नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और पहले मतदान करेंगे। इसी की प्रक्रिया में आप देखिए पुलिस का पूरा जाब्ता इस समय यहाँ पर मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर पुलिस के द्वारा और BLO जो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं उनके द्वारा की जा रही है। मैं बता दूं रामगढ़ विधानसभा के टोटल 2,74,445 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 8 ऐसे वो बूथ बनाए हैं जहां पर युवा मतदाता पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। 8 ऐसे बूथ हैं जहां पर दिव्यांगजन मतदाता अपने बूथ संभालेंगे और 10 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर जो महिला हैं जो महिला कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से अपना काम वहां पर करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं तो वहां पर महिला पुलिसकर्मी और महिला ही वोट डलवाने वाली जो भीतर प्यार होती है वो रहेगी। इस समय लोगों का पहुंचना। जी देव सलूम्बर की जानकारी आप दे रहे हैं, रामगढ़ की जानकारी आप दे रहे हैं। रामगढ़ में जो चुनावी समीकरण है वो जरूर आपसे हम समझना चाहेंगे। देव, रामगढ़ में क्या कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि एक सहानुभूति कार्ड जरूर खेलने की कोशिश की गई है। जुबेर खान जिनका निधन हुआ, सीट खाली हुई, उनके बेटे को यहां से टिकट दिया गया, किस तरह की टक्कर नजर आ रही है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जुबेर खान के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो सहानुभूति के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस ने वोट मांगे। जो पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने जो काम कराए हैं उनके नाम पर वोट मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, उन्होंने भी लगातार 2 बार वो पिछले त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव यहाँ से हारते रहे हैं। अब की बार हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है। कोई तीसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ज्यादा वोटों को अपनी ओर खींच रहा हो, तो सीधा कांग्रेस और भाजपा में यहाँ सीधा मुकाबला है और कांग्रेस ने जरूर सहानुभूति का कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर की है। लगातार जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे वो यहाँ पर जुबेर खान के कामों के बारे में, जुबेर खान के जो अधूरे काम रह गए उनके नाम पर यहाँ पर वोट मांगते आए हैं और ये भी एक नारा देने की कोशिश की है कि एक आपका वोट उनकी श्रद्धांजलि होगा। उनके कामों को गिनाया गया है और श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगे गए। हालांकि इसका फर्क अब इतना नजर आ नहीं रहा है क्योंकि दूसरी ओर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो भी पिछला चुनाव लगातार 2 टर्म से हारते आए हैं और इसी की वजह से वो भी सहानुभूति लोगों के पास है कि 2 बार से लगातार त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा यहाँ से हारती रही है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग समीकरण है। कहीं पर जातिगत समीकरण भारी पड़ रहा है तो कहीं पर सहानुभूति वोट जो है अलग अलग पार्टियों को मिलते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल दौसा का रुख कर लेते हैं। दौसा का चुनाव बहुत दिलचस्प है विष्णु, और सामान्य सीट होने के बावजूद भी आप देखिए बीजेपी ने भी ST/SC वर्ग से प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने भी ST/SC वर्ग से प्रत्याशी उतारे। तो यहां पर अब सबकी नजर बनी हुई है कि जातिगत समीकरण के अनुसार जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो किसके साथ जाता है, क्या होता है दौसा में, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो ठीक है, आपने ये दौसा सामान्य सीट है और यहाँ से भाजपा ने पिछले 3 चुनावों में जो सामान्य वर्ग के प्रत्याशी उतारे हैं जिसमें शंकर लाल शर्मा को टिकट दिया था और इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट कर प्रत्याशी जो कैबिनेट मंत्री जगमोहन मीना को उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ अभी तक एक बार भी जनरल मतदाताओं कैंडिडेट को नहीं टिकट दिया था, पहले ST को दिया था और इस बार उन्होंने जब भाजपा ने ST के प्रत्याशी बनाए गए उनके पद है करीब 65,000 के करीब वोट है, तो उसका कांग्रेस ने 55 से 60,000 SC मतदाता है उनका कार्ड खेलते हुए इसी गेरवा को कांग्रेस का बनाया गया है। और अब सबकी निगाह है जो सामान्य वर्ग के मतदाता हैं उनके ऊपर है, क्योंकि सामान्य वर्ग में कहीं न कहीं नाराजगी है क्योंकि उनका टिकट कटा था। सामान्य से भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें सामान्य वर्ग में है। सामान्य वर्ग हालांकि खुलकर सामने नहीं आ पाया है, साइलेंट है। अब किसकी तरफ झुकाव होगा
दोनों ही पार्टी ने सामान्य वर्ग को काटने के लिए हर नेता, हर मंत्री, हर तरीके से अपनाया गया, लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया गया है, कहीं न कहीं कि कैसे न कैसा सामान्य वर्ग है जो अपने पक्ष में कर सके। वही इसके अलावा सामान्य वर्ग के अलावा जो मतदाता है वो भी निर्णायक है, जो मतदाता है वो भी निर्णायक है। के 2 दफे यहाँ पूरे हुए हैं, एक दफे सब किए, एक दफे उन्होंने यहाँ पर किया है। तो इस तरह कहीं ना कहीं सचिन पायलट के आने से मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ मान सकते हैं जो मुस्लिम मतदाता है। चलिए विष्णु, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सहयोगी सुनील यादव भी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए इन उपचुनाव का इंतजार था, चुनाव प्रचार की तस्वीरें भी देखिए और आप लगातार फील्ड में क्योंकि रहते हैं, क्या जनता का रुख सामने आता है? चुनाव प्रचार काफी खास रहे हैं इस बार, काफी मनोरंजक तरीके से प्रचार किए गए हैं। चुनाव है जिसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने थे। इस बीच हरियाणा में अभी चुनाव हो चुके हैं, तब भी इंतजार था, लेकिन बड़ा वक्त मिला है दोनों ही पार्टियों के लिए, साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों के लिए भी तैयारी करने का। और आज वोटिंग शुरू हो गई है और अभी जिस तरह से जो फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में, इस उपचुनाव में खास तौर पर यह देखा गया कि जो बड़े नेताओं के दौरों से ज्यादा स्थानीय जो नेता हैं, जहां पर उनका वर्चस्व है, जिस भी क्षेत्र में जिस बड़े नेता का वर्चस्व है, उसका फोकस ज्यादा रहा है और हर जगह पर एक दिग्गज है उसकी प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन अगर पहले पार्टियों की जिक्र करते हैं तो कांग्रेस हमेशा उपचुनाव में बाजी मारती है, लेकिन इस बार जो है जो कांग्रेस कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा जो संघर्ष है उसका बीजेपी से है और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियों से भी कांग्रेस का संघर्ष जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। अलग अलग सीटों की बात करें तो क्योंकि हर जगह का एक अलग समीकरण है और बड़ी बात यह है कि इस पूरे उपचुनाव में जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता था कि लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में जो है जो लोक लुभावन स्टंटबाजी भी हमें देखने को मिली, क्योंकि सभी जो नेता हैं, सभी जो जनता जिनको देखना चाहती है, तो वादों के साथ साथ इस बार स्टंटबाजी को भी, चाहे डांस की बात हो, गानों की बात हो, या फिर जो चुनाव कैंपेनिंग का एक अलग ही तरीका है, वो इन चुनावों में देखने को मिला है। साफ तौर से इन सभी चीजों से यही जाहिर होता है कि किसी भी सूरत में वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की कोशिश यहां पर की गई है। अब अगर एक एक सीट की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से दौसा का लगातार जिक्र हो रहा है कि वहां पर बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है, आमने सामने की बिल्कुल टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, और वहां पर टक्कर से ज्यादा क्योंकि इस उपचुनाव में टिकट वितरण में गारंटर शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पार्टी हाईकमान से ज्यादा जो लोकल वहां का वर्चस्वशील नेता है उसका प्रभाव टिकट में ज्यादा देखने को मिला है। अगर दौसा की बात करें तो जो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट मिला है, तो अगर बीजेपी जीतती है तो किरोड़ीलाल मीणा का कद बढ़ेगा, अगर हारती है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसी दौसा सीट से अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो जो डीसी बैरवा है वो टिकट के लिए बहुत ज्यादा दावेदारी नहीं किए थे, उनको दिलवाने में चाहे मुरारीलाल मीणा की बात हो या फिर सचिन पायलट जो पूरा गुट है उसकी बात हो, तो कांग्रेस की अगर हार और जीत अगर होती है तो उसमें सीधा सीधा मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट का प्रभाव है वो या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसी तरह से अगर देवली उनियारा की बात करें तो वहां भी सीधा जो बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर थी, लेकिन जैसे ही जो निर्दलीय कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा ने जब नामांकन किया तो उसके बाद वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। और अगर रामगढ़ का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 2 सीटों पर यहां पर सहानुभूति कार्ड है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, उदयपुर की सलूम्बर सीट और अलवर की रामगढ़ सीट पर। तो रामगढ़ पर भी जो कांग्रेस के विधायक रहे जो दिवंगत हो गए हैं जुबैर खान, उनके बेटे को यहां पर टिकट दिया गया है। कांग्रेस जुबैर खान का जो पिछला कार्यकाल है उसके आधार पर टिकट मांगने की जो माफ कीजिएगा वोट मांगने की जो कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो रामगढ़ में डेरा जमाए हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर जिक्र करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वहां पर लगातार बने हुए थे। और इसी तरह बिल्कुल सुनील, लगातार जानकारी दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन विष्णु दौसा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, वो तस्वीरें दर्शकों को जरा दिखाइए। किस तरह से मतदान बूथों पर देखो, सुबह से ही 7 बज चुके हैं, मतदान जो चालू हो चुका है और इसी को लेकर मतदाता अभी से ही सुबह आने लग गए हैं।
तो आप देख सकते हो महिलाओं में भी उतना भी उत्साह है। महिलाएं भी यहाँ सुबह से ही सब काम छोड़कर पहले मतदान के लिए आ गई हैं। उनका कहना है कि पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में घर का काम करेंगे। और शादियों का माहौल है, और शादी के माहौल के बावजूद भी आप देख सकते हो। हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आप वोट देने आइए, आप घर का काम भी छोड़ के आई हो, पहले मतदान किया है तो क्या है? घर का काम छोड़ के आई हो ना, तो पहले मतदान के लिए आई हो। बोलो कि मैं आप इनसे बात किया कि आप पहले घर का काम छोड़ के मतदान करने के क्या क्या काम किया सुबह आप? आज भी नहीं किया ना, गाड़ी भी नहीं तो देखो, आप हमने महिलाओं से बात की है। महिलाओं का कहना है कि सबसे पहले हमने कोई भी काम नहीं किया, हम यहाँ तक कि चाय भी नहीं पिए, और सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदान बूथ पे आई है। महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं बूथों की। देखो, लाइनें लगने लग गई हैं। धीरे धीरे मतदाताओं का रुझान बढ़ता जा रहा है और मतदाता लाइनों में लग गए। मतदाताओं का कहना ये है कि सबसे पहले मतदान करेंगे, बाद में अन्य कोई काम करेंगे। जो ग्रामीण अंचल है, जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, तो उससे पहले इन्होंने कहना है कि मतदान करें, तो उसके बाद में काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए, क्योंकि दौसा सीट पूरे प्रदेश की सबसे जी विष्णु, चलिए बिल्कुल, तो ये रही दौसा की तस्वीर। और देव, क्या तस्वीरें वहां से हैं? क्योंकि देखिए, मतदान की प्रक्रिया तो अब शुरू हो गई है और शाम तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। कैसे इंतजामात हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, मतदान की प्रक्रिया अब 7 बजे है और अभी से शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि लोगों का आना भी शुरू हो गया है। देव, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, फिर से लौटूंगी आपके पास। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में 2,97,977 मतदाता और कुल लगभग 1,51,547 पुरुष मतदाता है और 1,46,000 महिला मतदाता। 296 मुख्य और 6 सहायक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1500 कार्मिक लगे हैं निर्वाचन प्रक्रिया में। बिल्कुल नंदिनी, लगातार सहयोगी देव हमारे साथ बने हुए हैं। देव, अब जानकारी दीजिए कैसे इंतजामात हैं। और देखिए, जिस तरीके से चुनाव प्रचार की धुआंधार कोशिशें हुई, धुआंधार बयानबाजी, तमाम तरीके की चीजें हुई, आज क्या देखने को मिल रहा है? जनता में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए, जनता में बहुत उत्साह मतदान को लेकर है। मतदान के चलते ही आज जो रामगढ़ विधानसभा के कस्बे हैं, उनमें घोषणा व्यापार संघ के द्वारा की गई है कि जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और पहले मतदान करेंगे। इसी की प्रक्रिया में आप देखिए, पुलिस का पूरा जाब्ता इस समय यहाँ पर मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर पुलिस के द्वारा और BLO जो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उनके द्वारा की जा रही है। मैं बता दूं, रामगढ़ विधानसभा के टोटल 2,74,445 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 8 ऐसे वो बूथ बनाए हैं जहां पर युवा मतदाता पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। 8 ऐसे बूथ हैं जहां पर दिव्यांगजन मतदाता अपने बूथ संभालेंगे और 10 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर जो महिला कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से अपना काम वहां पर करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं तो वहां पर महिला पुलिसकर्मी और महिला ही वोट डलवाने वाली जो भीतर प्यार होती है वो रहेगी। इस समय लोगों का पहुंचना। जी देव, सलूम्बर की जानकारी आप दे रहे हैं, रामगढ़ की जानकारी आप दे रहे हैं। रामगढ़ में जो चुनावी समीकरण है वो जरूर आपसे हम समझना चाहेंगे। देव, रामगढ़ में क्या कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी? क्योंकि एक सहानुभूति कार्ड जरूर खेलने की कोशिश की गई है। जुबेर खान जिनका निधन हुआ, सीट खाली हुई, उनके बेटे को यहां से टिकट दिया गया। किस तरह की टक्कर नजर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जुबेर खान के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो सहानुभूति के नाम पर यहाँ पर कांग्रेस ने वोट मांगे। जो पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने जो काम कराए हैं उनके नाम पर वोट मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, उन्होंने भी लगातार 2 बार वो पिछले त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव यहाँ से हारते रहे हैं। अब की बार हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है। कोई तीसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ज्यादा वोटों को अपनी ओर खींच रहा हो। तो सीधा कांग्रेस और भाजपा में यहाँ सीधा मुकाबला
मुकाबला है। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके कंधों पर आज के दिन को लेकर होती है कि कहीं पर कोई विवाद ना हो जाए, कहीं पर कोई उपद्रव ना मचे, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो आज काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे पर नजर बना के रखते हैं, क्योंकि आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो एसपी कलेक्टर सब ग्राउंड जीरो पर हैं और इलेक्शन सुचारू ढंग से चले ये सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद, जो हमें रामगढ़ सीट का समीकरण समझाएंगे। उससे पहले झुंझुनू की तस्वीरें कुछ जरूर आपको दिखा देते हैं। झुंझुनू में आप देखिए एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और झुंझुनू में किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कलेक्टर राम अवतार मीणा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि सुचारू ढंग से वोट जो है वो वोटिंग जो है वो इस वक्त हो रही है। तो कलेक्टर साहब पहुंचे मतदान केंद्रों पर और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी पहुंचे, पुलिस व्यवस्थाओं का एसपी ने जायजा लिया। चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं एसपी कलेक्टर को, इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। झुंझुनू में एसपी और कलेक्टर साहब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं। तो कलेक्टर राम अवतार मीणा और एसपी शरद चौधरी ने कहा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं बिल्कुल सही नजर आ। झुंझुनू पुलिस के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुस्तैद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे लगभग 1650 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं विभिन्न बूथों के ऊपर। हर बूथ पे कम से कम एक जवान, एक होमगार्ड है। इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता के आधार पर हाफ सेक्शन बीएसएफ तक लगी हुई है। तो हम शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। जनता से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, मत का प्रयोग करें। आपको लेकर बड़ा अपडेट, कलेक्टर एसपी निकले मतदान केंद्रों के निरीक्षण पर और निरीक्षण किया गया। उसके बाद मीडिया से अपनी बात भी रखी। एसपी साहब ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 2,74,698 मतदाता हैं। शहर में हमने मतदान केंद्रों का अवलोकन किया है, सभी जगह व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मतदाता बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग ले रहे हैं। पीसीआई की मंशा के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं की जानी है केंद्रों पर वो की गई है और अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है। सुना और उन्होंने कहा झुंझुनू में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। चलिए अब प्रमोद का फाइनली रुख कर लेते हैं। प्रमोद, रामगढ़ सीट क्या समीकरण? प्रमोद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ भूपेंद्र, ठीक है जी। चलिए, प्रमोद से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से आपको हम बता दें। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप जानते हैं कि ये जो सीट है वो लगातार परंपरागत तरीके से ओला परिवार के पास रही है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस बार इस सीट पर सेंधमारी करने की। और देवली उनियारा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। देवली उनियारा में मतदान को लेकर क्या जानकारी और क्या कोई मतदान प्रतिशत अभी तक सामने आया है? जी, बताना चाहूँगा कि देवली उनियारा में मतदान प्रतिशत बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अभी बड़ी सूचना मिल रही है कि 2 मतदान केंद्रों पे चुनाव बहिष्कार हुआ है। 2 बूथ नंबर है 234 और 183 नंबर, उन पे अभी चुनाव बहिष्कार की सूचना मिल रही है। जिला कलेक्टर वहाँ मौके पे पहुँच रही है, साथ ही एसपी मौके पे पहुँच रहे हैं। अभी हम एक पिंक बूथ पे पहुंचे हैं जहां महिलाओं के लिए वोटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है और हम एक महिला से बात भी करेंगे किस तरह वोट किया है, किस तरह आज वोट किया है, क्या सोच के आज वोट किया है। अब अपने विकास के लिए सर अच्छा योगदान रहे, सब बढ़िया रहे और वोट तो देना ही चाहिए हर महिला को, सभी को। क्या देवली उनियारा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? वोटिंग देना ही चाहिए।
जी, ये महिला थी जो अब महिला बूथ पे पहुंची थी वोट करने के लिए। और अब बताना चाहूँगा कि 2 बूथों पे अभी सूचना मिली है कि दोनों बूथों पे जो पुलिस है वो और जिला प्रशासन है वहाँ पहुँच चुका है और लोगों से समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देवली उनियारा सीट की अगर बात करें, बड़ा दिलचस्प चुनाव ये इसलिए हो गया क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पर हो गया। पहले तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नजर आ रहा था, लेकिन सचिन पायलट के करीबी रहे नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट जो है वो त्रिकोणीय बनती नजर आ रही है। बहरहाल अब प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, हमें रामगढ़ सीट का गणित समझाने के लिए लगातार बने हुए हैं। प्रमोद। हाँ नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रामगढ़ विधानसभा के अंदर 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा, लेकिन जो एक प्रत्याशी है काशीराम पार्टी की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। ऐसे में जो मुकाबला है वो 9 प्रत्याशियों के बीच में है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा के अंदर वो 2,94,445 पूरे मतदाता है यहाँ पर, और वो मतदान करेंगे 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले के बारे में। अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो सीट थी, जो पूर्व थे स्वर्गीय जुबेर खान, उनके जो बेटे हैं आर्य खान, उनको यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है। वहीं जो सुखवंत सिंह है, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसके अंदर दूसरे नंबर पर आए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया है और जो सीधा मुकाबला दोनों के बीच में यहाँ पर होने वाला है। और जो चुनाव होगा वो ज्यादातर जातीय आधार पर यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि विकास यहाँ पर नामो निशान यहाँ पर बहुत ही कम है। ऐसे में जो भी फैसला होगा वो जाति धर्म के आधार पर यहाँ पर होने वाला है और मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखे जाएं सीट के ऊपर तो कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादातर जीत हासिल हुई थी। और इसके अलावा मैं आपको नंदनी और बताना चाहूंगा, जातीय जो समीकरण उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो मेव जाति है, मुस्लिम जो जाति है, वो 70,000 यहाँ पर मतदाता है। इसके अलावा और राजपूत 40,000 है, सैनी 22,000 है, जाट 20,000 है, मूर्तिकार 15,000 है और अन्य जो जाति हैं उनका यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है। तो ऐसे में लगातार जो मतदाता है वो प्रत्याशियों के फैसले पर मोहर यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक जो मतदान बूथ है 88 नंबर, वहाँ पर कुछ देर के लिए ईवीएम मशीन जरूर खराब हुई थी, लेकिन फिलहाल सारी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। जी नंदिनी। बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अब देखते हैं कांग्रेस को यहाँ पर सिंपैथी वोट का फायदा मिलता है या फिर टक्कर देते हुए नजर आते हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो। आप लाल सिंह जी, लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ और आप बहुत दिलचस्प, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि चुनाव आपको ऐसा लग रहा है जैसे मानो मिनी जो मेन चुनाव होता है वो हो, क्योंकि अलग अलग कोनों की सीटें हैं और सबसे दिलचस्प लड़ाई आपने दौसा की बताई, लेकिन बाकी सीटों को लेकर क्या कहेंगे? इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, लग रहा है? देखिए, पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का मकसद यही है नंदनी कि कैसे एक सीट से बढ़कर अधिक सीटें लाई जाएं, क्योंकि सत्ता में पार्टी है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सत्ता में हो, आप लगातार कह रहे हैं कि हम 11 महीने में के कार्यकाल को लेकर, यानी कि 11 महीने में जो काम भजनलाल सरकार ने किए उनके दम पर आप जा रहे हैं और उनके दम पर वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्लेम बनता है कि आप अधिक सीटें हासिल करें। हालांकि देखो, आज मतदान हो रहा है नंदनी, ये तो मतदाता तय करेगा कि किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा, किसके दावों में दम निकलेगा, कितने वादों पर खरी उतरेगी सरकार, ये बताएगा 23 तारीख को। लेकिन एक एक सीट को हम देखें तो जैसे मैं नंदनी पहले कहा था कि ये जो चुनाव है ये पार्टियों के बीच कम नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई कम नजर आ रही है, बीजेपी आरएलपी की लड़ाई कम नजर आ रही है। ये लड़ाई नजर आ रही है दिग्गजों के बीच में, प्रत्याशियों के बीच में, जातियों के बीच में। आप देखिए, हर सीट का समीकरण जातियों के समीकरण में फंस चुका है। एक भी सीट आज ऐसी नहीं है जहां आप कह सको कि बीजेपी कांग्रेस के सामने सीधा मुकाबला है। ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन उनकी जीत का आधार कोई विचारधारा हो ऐसा नहीं है, उनकी जीत का आधार कोई पार्टी हो ऐसा नहीं है। पूरी तरह से जीत का आधार जातीय समीकरणों में फंस चुका है। आप देखिए, मैंने लगातार कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया तो एक माहौल बना कि पार्टी ने पहली बार प्रत्याशियों के चयन में बहुत सावधानी बरती, कार्यकर्ताओं के मनोभावों को ध्यान में रखा और उसका फायदा ये हुआ, कार्यकर्ता कहने लगा कि हाँ, पार्टी ने हमारे मनोभावों को ध्यान में रखा है, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा है। कांग्रेस का तो लगभग चेहरा पहले लगभग तय थे। देखो नंदी, कांग्रेस की तो हर सीट पर लगभग तय थे कि झुंझुनू से ओला परिवार से टिकट देंगे, रामगढ़ से जुबेर खान के परिवार से टिकट देंगे, ये लगभग तस्वीर साफ थी।
हाँ, दौसा को लेकर जरूर थोड़ा सा था, तो उसमें डीडी बैरवा को उन्होंने मैदान में उतार दिया। इसके साथ ही आरएलपी लगभग साफ था कि हनुमान बेनीवाल अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाएंगे। वहीं 84 की बात करें तो तय था कि रौत परिवार से चुनाव लड़ेगा, राजकुमार रौत अपने परिवार से किसी को लड़ाएंगे, रौत को देंगे, यानी कि आदिवासी को टिकट देंगे। इसके साथ ही आप दूसरी सीट पर आ जाइए, कमोबेश वही तस्वीर सलूमगढ़ की थी, क्योंकि सहानुभूति की लहर के चक्कर में सहानुभूति पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी मीणा के परिवार से टिकट देगी, अमृतलाल मीणा के परिवार से टिकट देगी। ये तो लगभग तस्वीर साफ थी। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव मरने लगा, लगातार दिग्गजों के दौरे हुए, समीकरण बनते बिगड़ते रहे, तो आप देखिए नंदनी हर सीट आज जातीय समीकरण फंस गई। आप झुंझुनू की बात कर लीजिए। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, अब चूंकि बड़ी खबर आ रही है तो पहले दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और उपचुनाव को लेकर लगातार एक एक करके अलग अलग सीटों से अपडेट आ रहे। खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। मतदान 268 मतदान केंद्रों पर जारी है। वोटिंग के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित इस समय मॉनिटरिंग करते नजर आए, व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। 268 मतदान केंद्रों पर 1072 मतदान कर्मियों की तैनाती है और मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 46 सेक्टर अधिकारियों के साथ 16 एरिया मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर तैनात है। इस बार 180 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग भी देखने को मिल रही है। पहली बार 3 से अधिक मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त वेबकास्टिंग यूनिट यहां पर नजर आ रही है। तो 268 मतदान केंद्र पर त्रिस्तरीय पुलिस सुरक्षा जाब्ता भी तैनात। खींवसर में 2,86,000 के लगभग मतदाता हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। 9 मतदान केंद्रों पर मशीनें बदली गई हैं। आप व्यवस्थाएं देखिए कि उपचुनाव का इतना बड़ा दिन है और कई ईवीएम मशीनों में खराबी भी आई। 3 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट, 4 वीवीपैट बदले गए हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में अलग अलग कारणों की वजह से ईवीएम मशीनों में बदलाव हुआ है। 9 मतदान केंद्रों पर मशीनें बदली गई हैं। कहीं पर वीवीपैट मशीन बदली गई है, कहीं पर बैलेट यूनिट बदली गई है, तो कहीं पर कंट्रोल यूनिट बदली गई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट का अगर हम जिक्र करें, लगातार इस सीट का जो राजनीतिक समीकरण है वो त्रिकोणीय मुकाबला देवली उनियारा का नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवली उनियारा सीट 8 प्रत्याशी मैदान में और देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा ने किया मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे रोहित गांव में। परिजनों के साथ केसी मीणा ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो अब जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों का मत है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा का मत देवली उनियारा सीट में ही है। रोहित गांव उनका गांव है। परिजनों के साथ उन्होंने मतदान का प्रयोग किया है। अपनी फैमिली के साथ वोट डालने के लिए केसी मीणा पहुंचे और देवली उनियारा सीट का जो राजनीतिक समीकरण है वो तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि पूरी तरीके से ये भी जातिगत समीकरण पर टिका हुआ है। देवली उनियारा सीट चूंकि गुर्जर मीणा जाति की बाहुल्य सीट है और ऐसे में सभी पार्टियों की ये कोशिश रहेगी कि सभी जातियों को साधने का प्रयास उन्होंने किया प्रचार प्रसार में भी। तो इस सीट पर लगातार कांग्रेस का वर्चस्व रहा है देवली उनियारा सीट पर और इस बार बीजेपी जरूर राजेंद्र गुर्जर को एक बार फिर से मैदान में उतारकर कोशिश कर रही है कि इस सीट को अपने पास लेकर आए। देवली उनियारा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि जो सचिन पायलट के करीबी नेता हैं नरेश मीणा, उनको जब टिकट नहीं दिया गया, कस्तूरचंद मीणा को टिकट दिया गया, तो नरेश मीणा ने निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिया। अब जो नरेश मीणा है निर्दलीय लड़ रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस को वहां पर वो नुकसान पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी मीणा चेहरा उतारा कस्तूरचंद मीणा के रूप में। अभी फिलहाल कस्तूरचंद मीणा जो हैं वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे रोहित गांव में अपने परिजनों के साथ। देवली उनियारा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा ने अपने मत का प्रयोग किया है और अपनी फैमिली के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए केसी मीणा पहुंचे। केसी मीणा रोहित गांव के रहने वाले हैं और रोहित गांव में ही
परिजनों के साथ उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस अपनी वर्चस्व वाली सीट को कायम रखने में कामयाब रहती है या फिर नरेश मीणा का चुनाव लड़ना कांग्रेस को भारी पड़ता है। क्या राजेंद्र गुर्जर जो लगातार इस सीट से संघर्ष करते आ रहे हैं, इस बार जनता उन पर विश्वास करेगी, देखने वाली बात होगी। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का घमासान, वोटिंग लगातार जारी है। धीरे धीरे देखिए सातों विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अब आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी आंकड़े जरूर इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और जैसे ही जारी होते हैं जरूर हम आपको बताएंगे। शाम के 6 बजे तक आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर डेप्यूटी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपील की है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर जाए, अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। देवली उनियारा सीट का चुनावी गणित अभी फिलहाल बड़ा अपडेट, केसी मीणा ने मत का प्रयोग किया। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। कुल 307 मतदान केंद्रों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। 3,02,743 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 169 मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा यहां पर नजर आ रही है और 30 सेक्टर अधिकारी, 45 माइक्रो ऑब्जर्वर, 7 एरिया मजिस्ट्रेट भी मौके पर नजर आ रहे हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान भी यहां पर देवली उनियारा सीट पर तैनात किए गए हैं। तो 10 आदर्श मतदान केंद्र भी यहां पर बनाए गए हैं। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव और तमाम महिला पुरुष अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देवली उनियारा का चुनावी गणित भी आपको बता दें, प्रदेश की हॉट सीट में से एक है देवली उनियारा और इस सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो कांग्रेस से केसी मीणा है, बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर। और दौसा विधानसभा सीट से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। और मुरारी लाल मीणा अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे तो लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है। सांसद मुरारी लाल मीणा जो विधानसभा का 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन फिर जनरल इलेक्शन लड़ा उन्होंने और सांसद बन गए और अब इस सीट से उनके खास डीसी बैरवा को मुरारी लाल मीणा ने ही टिकट दिलवाया है और मुरारी लाल मीणा अपने मत का प्रयोग दौसा सीट से करने के लिए पहुंचे। दौसा में सांसद मुरारी लाल मीणा ने अपने मत का प्रयोग किया। सेल टैक्स विभाग मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे। दौसा में सांसद मुरारी लाल मीणा के खास माने जाते हैं जिन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है, डीसी बैरवा और मुरारी लाल मीणा। इन पूरे चुनाव में आप देखिए दौसा में 2 बड़े नेताओं की साख का सवाल दौसा उपचुनाव बन चुका है। एक तरफ बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा तो वहीं दूसरी तरफ दौसा में कांग्रेस नेता मुरारी लाल मीणा की साख भी इन चुनावों से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा करीब 1 घंटा मतदान को चलते हो गए और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बहुत अच्छा करीब 1 घंटा मतदान को चलते हो गए और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जिस तरह से जोश था, एकदम रुझान कांग्रेस के प्रति उभर के आ रहा है। निश्चित ही सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है। निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। सेल टैक्स विभाग मतदान केंद्र पर उन्होंने परिवार के साथ मत का प्रयोग किया और कांग्रेस की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए मुरारी लाल मीणा। और देखिए मुरारी लाल मीणा जो हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल मेन लीड में नजर आए हैं। चुनाव प्रचार की लूप में अगर आप देखें तो एक तरफ जहां उनके खास डीसी बैरवा को टिकट दिया गया तो वहीं मुरारी लाल मीणा जो हैं वो लगातार अपनी साख जरूर यहां से बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुरारी लाल मीणा की इच्छा के अनुसार ही डीसी बैरवा को टिकट दिया गया है। और अभी फिलहाल मुरारी लाल मीणा ने अपने मत का प्रयोग किया
और कांग्रेस की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। तो 7 सीटों पर सच बेधड़क की महा कवरेज लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सभी सीटों पर लोगों की भारी भीड़ अपने मत का प्रयोग करने के लिए नजर आ रही है। और वाकई ये लोकतंत्र की ताकत है कि जब जब जनता को मौका मिलता है तब तक लोग अपने घरों से निकलकर अपने सारे कामों को पीछे छोड़ अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाते हैं। और यही उम्मीद हम जनता से, राजस्थान की जनता से करते हैं कि बेशक उपचुनाव है लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में निकलेगा इन उपचुनावों में भी, और एक बड़ा उदाहरण पूरे देश में राजस्थान बनकर उभरेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो दौसा, चौरासी, सलुम्बर, झुंझुनू, रामगढ़, इन तमाम सीटों पर, खीवसर, इन तमाम सीटों पर वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है और कई सारी सीटें हैं जो हॉट सीट हैं। इनफैक्ट कहा जाए सभी सीटें हॉट सीट नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, पूरा दमखम लगा दिया गया, मुख्यमंत्री यहां पर 2 बार हर एक सीट पर संबोधन करने के लिए पहुंचे। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते 84, हमारे सहयोगी तनुज जुड़ चुके हैं 84 से। तनुज, 84 में भी मुकाबला माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर का है। एक तरफ जहां बीएपी प्रत्याशी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी और तीसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। तो अभी फिलहाल आप माहौल बताइए, मतदान को लेकर किस तरह का माहौल? तनुज, मेरी आवाज सुबह से यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ जुटने लग गई है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे यहाँ पर मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। अपनी दिनचर्या से पहले मतदान को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ पर अभी पार्टी गुर्जेश्वर बूथ पे खड़े हैं, जो कांग्रेस के सरपंच और कांग्रेस के प्रत्याशी महेश रोत का गृह क्षेत्र भी है। और यहीं से कुछ दूरी पर राजकुमार रोत, जो बीएपी से सांसद है, उन्हीं का भी यही गृह क्षेत्र आता है। ऐसे में यहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे वोटर्स को कि किस प्रकार का यहाँ का माहौल है और वो इस बार किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोटिंग दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट देने को? शिक्षा, चिकित्सा, जो गत 6 बार से लगातार यहाँ पर बीएपी का प्रभाव है, ऐसे में इस बार आप किन किन विशेष करके जो यहाँ के इशू है इसको आप देखना चाहते हो? यही है मैंने, शिक्षा और चिकित्सा। यहाँ पर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों में अभी भी विकास कार्य चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सुरक्षा भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पिछले कई टाइम से पत्थरबाजी और इस टाइप की घटना हुई है। ऐसे में इसको लेकर भी लोगों के बीच में इस चुनाव को लेकर विचार है। जी तनुज, आपने बोला इन चुनावों में पत्थरबाजी भी देखने को मिली, इन चुनावों में भील अलग से प्रदेश बने, इस तरह के जिक्र भी देखने को मिले। इन चुनावों में बाबूलाल खराड़ी जैसे नेताओं ने, जो इतने सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने बीएपी को लेकर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। तो 84 जो सीट है वो सभी राजस्थान की सीटों से यहाँ का जो फैक्टर्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पर बीजेपी ने राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग जैसे नेशनल स्तर पर बनता है वैसा माहौल यहाँ पर एक क्रिएट करने की कोशिश की, कि एक तरफ ये तक कहा गया कि वो बांटने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी पिछले 6 साल से सत्ता में नहीं है। सबसे पहले बीटीपी से ही यहाँ से उदय हुआ था और बीटीपी के चुनाव चिन्ह से ही राजकुमार रोत जीते थे। गत विधानसभा चुनाव से राजकुमार रोत ने अपनी नई खुद की पार्टी बनाई, बीएपी भारत आदिवासी पार्टी, और उन्होंने यहाँ पर 69,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में जब उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे पुनः वापसी चाह रही है। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी 84 से अपना जीत का बुगुल नहीं बजा पाई है। ऐसे में पुनः जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए और लोग दिखाइए कितना उत्सुक हैं आज के दिन के लिए। यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ आ रही है। व्यापारी, किसान, आमजन जो वोटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है।
आज जी 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 और वोटिंग को लेकर महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 84 सीट से लाइव तस्वीरें आप दिखाते रहिए। और ये देखिए तमाम पुरुष महिला मतदाता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये सुबह 7 बजे से जो है तस्वीरें नजर आ रही हैं। महिलाएं भी वोट डालने में पीछे नजर नहीं आ रही। ये 84 की महिलाएं हैं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। बेशक सुबह सुबह देखिए महिलाओं को बहुत सारे घर के काम भी होते हैं, लेकिन अपने कामों को पीछे रख के और अपने जो मत की जिम्मेदारी है उसे यहाँ पर निभाने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। तो ये भी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देखिए वोटिंग डे वाले दिन महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है 84 और यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। अलग अलग वर्गों के वोट का अपना अपना महत्व है और तनुज लगातार हमें यहाँ का समीकरण भी समझा रहे हैं। राजकुमार रोत की यहाँ पर अच्छी खासी पैठ है। अब राजकुमार रोत की साख जुड़ी हुई है क्योंकि बहुत कोशिश करी है, भले ही कैंडिडेट कोई और थे लेकिन रोत लगातार कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में प्रचार प्रसार में चेहरा वो बनकर निकले। हाँ, राजकुमार रोत का ये गृह क्षेत्र है और पिछले 6 साल से यहाँ पर लगातार जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और अभी सांसद भी है और उन्हीं के दम पर भारत आदिवासी पार्टी का दरमदार है और खुद वह राजकुमार रोत चाहते हैं कि वह पुनः अपनी एक सीट बढ़ाकर 84 की सीट बढ़ाकर राजस्थान विधानसभा में अपने एमएलए की संख्या बढ़ाएं। जी चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह जी, आपने 84 की सीटें देखी और लगातार जो अलग अलग मतदान केंद्रों से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं उनमें महिलाओं की संख्या सुबह 7 बजे से देखकर बड़ी खुशी हो रही है। भले ही सर पर घूंघट है, अपने अपने परिधानों में महिलाएं नजर आ रही हैं। सुबह सुबह के वक्त में बड़ा काम होता है सर, हर एक महिला को, चाहे शहर की हो चाहे ग्रामीण अंचल की हो, लेकिन इतनी संख्या में महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा अच्छा लग रहा है, अच्छी खबर है। बिल्कुल नंदिनी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कहीं इस तरह की चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कि अगर कोई महिला घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। क्योंकि घर चलाना अपने आप में एक बड़ा मैनेजमेंट होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। और आज ये लंबी कतारें, महिलाओं की लंबी कतारें, जब कभी बहुत कम संख्या में आपने देखा होगा हमारी महिलाएं वोट भी नहीं डालती थीं, चुनाव भी नहीं लड़ती थीं, लेकिन आज स्थिति जो बिल्कुल जुदा है नंदनी। और ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तस्वीर में देश के लोकतंत्र के लिए कहूँगा कि महिलाएं आज निकल कर मतदान कर रही हैं। क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं, नंदनी कब बनेगा? जब महिलाएं पुरुष दोनों बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देंगे।